हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम एनसीईआरटी का पॉलिटी है आपका क्लास 11 की, उसका हम चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर कवर किए हैं इसमें। अगर आप मिस कर गए हो तो ज़रूर आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर 7 में हम फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म चैप्टर है ये। तो इसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप समझने के लिए। तो फेडरलिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे देश का, फेडरल स्ट्रक्चर, उसी के बारे में इसमें बात करेंगे कि बेसिकली क्या है स्ट्रक्चर हमारा। तो इसमें जैसे कि व्हाट इज फेडरलिज्म हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फेडरल प्रोविजंस क्या क्या हमारे संविधान में, क्या क्या फेडरल प्रोविजंस को रखे गए इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के बीच में, बहुत बार उसमें आप देखते होंगे इशूज आते हैं। कुछ कमिटी भी बनाई गई है उसको लेकर के, तो उसको हम देखेंगे क्या क्या इशूज हैं, इंपॉर्टेंट इशूज। और स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स के लिए रखे गए, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए था, आपने देखा था। तो वो क्या क्या प्रोविजंस है थोड़े बहुत, उसको हम मोटामोटी देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आप जरूर लास्ट तक देखें इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो पहला जो ये पेज कवर किया गया है, इसमें बेसिकली जो मैप दिया गया है 1947 में इंडिया का मैप कैसा था। मतलब कि ये इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजपूताना यहाँ पे था, सेंट्रल इंडिया कुछ प्रोविंसेस थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे, जिसको बाद में इंटीग्रेट किया गया। जैसे मैसूर आपका है, बॉम्बे एक स्टेट था आपका। तो ये सब जो प्रिंसली स्टेट, कुछ राजपूताना प्रिंसली स्टेट हो गया आपका, सेंट्रल इंडिया हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेज हो गए, बिहार, उड़ीसा। तो उस समय का मैप और अभी का मैप आप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है। एक पोलिटिकली स्टेबलाइज्ड मैप है, स्टेट्स की डेफिनेट बाउंड्रीज हैं, स्टेट का बनाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो ये एक अलग मैप है उस समय से। तो फेडरलिज्म क्या होता है बेसिकली। तो फेडरलिज्म जो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है डुअल पॉलिटी का, एक सेंटर होगा, एक स्टेट्स होगा, दोनों का अपना अपना पावर होगा, अपने अपने फंक्शंस होंगे, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो इंडिया का अगर यहाँ पे पहले जब स्टार्ट किया गया, तो ये बहुत सारे देशों में जो है फेडरलिज्म है वर्ल्ड में आज भी। लेकिन यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल दिया गया है कि जो बहुत सारे देश जो हैं उनका टूटने का कारण बेसिकली जो था, वो बहुत सारे टूट गए, जो फेडरल स्टेट भी थे, जो कि ब्रेक हो गए हैं। जैसे यूएसएसआर आपने देखा 1989 में, उससे वो सोवियत यूनियन था जो था, वो अब रसिया हो गया है। काफ़ी कंट्रीज उससे बन के निकल के टूट गए। उसका क्या कारण था? एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसके अलावा अगर हम देखें तो और कुछ स्टेट्स भी डिवीजन हुआ है, जिसमें जैसे कि जो फेडरल स्टेट भी थे, चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये टूट के आपका बांग्लादेश में बट गया। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली, यहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर था। लेकिन सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर होने से बेसिकली आप गारंटी नहीं है कि वो स्टेट जो है बना रहेगा, यूनिटी बनी रहेगी। तो इंडिया ने भी फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया। अभी तक आप देख सकते हैं यूनाइटेड हमारे देश से कोई भी जो पार्ट अलग नहीं हुआ एक तरह से। तो इसका क्या कारण है? पहला तो कारण है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर होने से नहीं होता है। जैसे मैंने देखा अभी ऊपर में कि और भी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना, वहाँ से सक्सेशन हुआ है, कुछ कंट्री बाहर निकल गए, अलग हो गए। इंडिया में जो कारण है यूनिटी का, तो वो एक है नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम और उसका प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमने फेडरल सिस्टम को सही से प्रैक्टिस किया है। पॉलिटिकल जो व्यू है यहाँ पर, वो उसने प्रैक्टिस हुआ है। और नेचर जो हमारा फेडरल सिस्टम का, वो एक अलग नेचर है। यूनिटी के साथ फेडरल स्ट्रक्चर है, विथ सेंट्रल पावर भी है, कुछ सेंट्रल को कहीं ज़्यादा पावर भी दिया गया है। उन सब चीज़ को हम देखेंगे आगे में। तो इसके कारण जो है बेसिकली हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अलग है बाकी देशों से, और इसके कारण इंडिया में अभी तक यूनिटी है। तो यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे देश में है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप जानते होंगे। अलग अलग लैंग्वेजेज है हमारे, ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी हमारे यहाँ नहीं है। बाकी देशों में यूएसएसआर में डाइवर्सिटी था, यहाँ भी हमारे यहाँ भी आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट एक अलग ही कल्चर है, वहाँ पे साउथ का एक अलग कल्चर है, भाषा है, लैंग्वेज है। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी काफ़ी है, चाहे वो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी और रिलीजन्स अलग अलग हैं, इंडिजिनस पीपल है बहुत सारे जगह पर। लेकिन तब भी हमारा देश यूनाइटेड है, अलग नहीं हुआ है। कोई भी प्रोविंस अगर हम देखें, अलग देश नहीं बना है। तो उसका कारण, बहुत एक इंपॉर्टेंट कारण जो है वो फेडरलिज्म का प्रैक्टिस, कैसे हमने फेडरलिज्म को अपनाया है। तो फेडरलिज्म बेसिकली कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं। जैसे मैंने कहा कि फेडरलिज्म का फिक्स नहीं है कि ये होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर होगा, या फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो ये होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अलग अलग देशों ने ग्लोब में, वर्ल्ड में अलग अलग देशों ने अपना अपना फेडरल स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का बनाया है। उनका अलग अलग फीचर है। जैसे अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो जर्मनी से अलग है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर भी वहाँ से अलग है। तो लेकिन कुछ जो है बेसिकली की कंसेप्ट, की
जो एक तरह कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फेडरल, हर किसी फेडरल कंट्री का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है टू सेट्स ऑफ पॉलिटी, में दो सेट्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक तो नेशनल लेवल पे हो गया, सेंट्रल लेवल पे, और एक रीजनल लेवल पे, हमारे यहाँ जैसे स्टेट लेवल पे होता है। दोनों के दोनों ही जो ऑटोनोमस होंगे अपने स्फेयर में आप ध्यान रखें, ओन स्फेयर। ऐसा नहीं ऑटोनोमस मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब स्टेट्स के पास भी कुछ पावर बताए गए जिसमें वो सिर्फ उसी के पास है, सेंटर के पास नहीं है। सेंटर के पास भी कुछ पावर है जो उसके पास है, स्टेट्स के पास नहीं है। उसके अलावा कुछ जगह है, कुछ एरिया है जहाँ पे दोनों के पास मिलजुल कर दोनों को चलना पड़ता है। कुछ कंट्रीज में जैसे अमेरिका में है डुअल सिटीजनशिप भी है वहाँ पर, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो जैसे मैंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर हर जगह का अलग अलग है, उस देश के हिस्ट्री के हिसाब से, उस देश का जो ग्रोथ हुआ है, जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अपना फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है। इसके अलावा दो सेट ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी, एक तो हो गया रीजनल आइडेंटिटी आपकी और एक नेशनल आइडेंटिटी। जैसे इंडिया में कोई गुजराती भी है और इंडियन भी है, आप झारखंडी भी है और इंडियन भी है। तो इसी तरह से अलग अलग लेवल पॉलिटी जो है, अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ का, और उस हिसाब से वहाँ की आइडेंटिटी आपकी बनती है। तो टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं समझे आप कि एक अलग देश हो गया, एक आइडेंटिटी आपको मिलती है आप जिस रीजन से आते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर में, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लिखा हुआ संविधान होना चाहिए जो कि सुप्रीम हो, जिसको कि सभी माने, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट, सभी उसको माने, और वो सोर्स ऑफ पावर हो दोनों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर उसको मिल रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है, स्टेट्स को जो पावर मिल रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि सभी से सुप्रीम हो, सबसे ऊपर हो। अब ऑब्वियस सी बात है, दो स्टेट्स होगा तो पावर होगा तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। तो कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हटाने के लिए, खत्म करने के लिए एक जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है जो कि इंडिपेंडेंट हो और पावरफुल हो। जैसे इंडिया की में जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसको हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है जुडिशरी को डिटेल में। तो फेडरल डिस्प्यूट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है अपने ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर में। तो इसको आप पिछले चैप्टर को आप देख सकते हैं डिटेल में जुडिशरी के बारे में। तो ये सारी चीजें एक फेडरल इस कंट्री में होनी कैसे जरूरी है। इसके अलावा जो ये तो बेसिक होगी, उसके अलावा बहुत सारा डिफरेंसेज होता है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन फेडरलिज्म अलग होगा इंडियन फेडरलिज्म से, लेकिन एक्चुअल वर्किंग की अगर हम बात करें तो वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ के कल्चर, वहाँ की आइडियोलॉजी, वहाँ की हिस्ट्री, इन सब पे वो डिपेंड करता है। सिर्फ इन बेसिक रूल्स के होने से वो फेडरलिज्म नहीं चलता है। तो उसको जरूरी है कि वहाँ की पॉलिटिक्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो उसको चलाती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन द वे कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क। तो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, रीजनल पार्टी जो हो गई, तो वो पार्टी बेसिकली डिटरमाइन करती है, दिखाती है कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है चल सकता है, कैसे वो चलता है। उसके अलावा अगर कोई सिंगल पार्टी या कोई सिंगल जो ग्रुप है वो अगर डोमिनेट करने लगे स्टेट्स को भी और सेंटर को भी, सभी में, तो बहुत बार क्या होता है वहाँ पे रिसेंटमेंट जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, मान लीजिए किसी एक आइडियोलॉजी की पार्टी ने पूरा ना, पूरी जो सरकार है उसकी ग्रुप डोमिनेशन है, तो होगा यही कि दूसरी जो आइडियोलॉजी के लोग हैं या दूसरे रीजन के लोग हैं, जो दूसरे लैंग्वेज के लोग हैं, उनको घुटन होने लगती है। उनको लगता है कि यार भाई हमारा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहा है। उस केस में जो होता है, क्या होता है कि सक्सेशन की आवाज़ें उठती है कि भाई मुझे अलग प्रदेश चाहिए। जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट के केस में, हमारे इंडिया में भी देखा है, नॉर्थ ईस्ट के केस में काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ये डिफेंड, यही जैसे ने कहा कि वो फेडरलिज्म होने से सिर्फ मतलब नहीं है, उसको कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेसिकली डिटरमाइन करती है, जो वहाँ का आइडियोलॉजी है वो डिटरमाइन करता है कि कैसे वो फेडरलिज्म वर्क करेगा या नहीं करेगा और कितना वर्क करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यूपी में यादव को सेटिस्फाई करने के लिए, कास्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आपने कुछ ज़्यादा पैसा खर्च किया, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे कास्ट के जो लोग हैं, दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं, लैंग्वेज के ग्रुप जो है, वो उनको लगेगा कि नहीं हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा, हमारे लिए गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, तो वो अलग प्रदेश की मांग करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें, इस पेज में कुछ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में जो फेडरलिज्म है उसका क्या, उसमें क्या अलग है, कैसा है वो फेडरलिज्म। तो जैसा कि हमने देखा कि डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन। तो ये हमारे देश का फेडरलिज्म का बेसिस है कि यूनिटी तो है, अलग स्टेट्स में, दोनों स्टेट सेंटर में यूनिटी रहेगी और अलग स्टेट्स के बीच में यूनिटी रहेगी, और कॉपरेशन किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये बेसिकली माना जो
कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय इस चीज़ को मान करके लोगों ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये चीज़ों को मान के फेडरल स्ट्रक्चर रखा था। एंड सेपरेट पावर्स टू द स्टेट। तो इस समय एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा कि स्टेट्स के पास सेपरेट पावर होना चाहिए। वो जैसे हमने देखा था पहले जब हमारे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो हमने देखा था कि सेंट्रल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या क्या हमें खामियां भुगतनी पड़ी। एक गवर्नर जनरल के पास पावर, सेंट्रल में पावर है, तो स्टेट्स के पास कुछ पावर नहीं है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ का लोगों को सोच नहीं रहे हैं। तो ये ध्यान में रखा गया उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने समय कि स्टेट्स के पास सेपरेट पावर होना चाहिए जो सिर्फ उनके पास हो, सेंटर उसको छीन नहीं सके। तो ये जो प्रिंसिपल हमने अपनाया फेडरल स्ट्रक्चर में कि कोऑपरेशन का प्रिंसिपल होना चाहिए कि दोनों जो है मिलजुल के चले, स्टेट और सेंटर एक साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। तो ये आप इंपॉर्टेंट आप नोट कर ले कि भाई ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, तो फेडरेशन टर्म जो ये वर्ड जो है कहीं भी हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है, कहीं भी बताया नहीं गया है। क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और आप कह सकते हैं क्वासी क्वासी फेडरलिज्म हमारे यहाँ, इसको हम देखेंगे क्वासी मतलब क्या है। तो ये बताता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूनियन ऑफ स्टेट हमारा यहाँ, अलग अलग स्टेट जो है यूनियन होकर उन्होंने बनाया है, भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहीं भी टर्म जो है यूज नहीं किया है संविधान में। तो फेडरलिज्म में हमारे यहाँ फेडरलिज्म में कैसा है भाई, इंडियन फेडरलिज्म, तो उसको हम देखते हैं क्या करके। पहला है डिवीजन ऑफ पावर। पावर को डिवाइड किया गया है, दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसा कि होता है, एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया, और उनका क्लियरली डिफाइंड एरिया ऑफ एक्टिविटी है। क्लियरली कि आपको इस एरिया में आपको कानून बना सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट है कि आप इस एरिया में कानून बना सकते हैं। कोई डिस्प्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो उसको रिजॉल्व करेगी बेस्ड ऑन संविधान के बेसिस पर। संविधान क्या कहता है उसके बेसिस से उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेकिन एक चीज जो देखने को मिलती है, स्टेट है इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? क्योंकि जो भी स्कीम है, जो भी कुछ आता है आपका प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो कारण आता है वो स्टेट्स पे आता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका एक लिमिटेड दायरा है, और हर स्टेट के पास हो सकता है बराबर रिसोर्सेज नहीं होते। कहीं पे इंडस्ट्री है, कहीं पे इंडस्ट्री नहीं है, कहीं पे माइंस है, कहीं पे माइंस नहीं है। तो रिसोर्सेज कहीं पे है नेचुरल रिसोर्स, कहीं पे नहीं रिसोर्सेज है। उस कारण से हर स्टेट का रिवेन्यूज भी अलग अलग है। कोई स्टेट आप देखेंगे बहुत ही रिच है, कोई स्टेट बहुत ही गरीब है। तो ये सब चीजें बहुत बार जो है कारण बनती है कन्फ्लिक्ट का स्टेट्स के बीच में और स्टेट और सेंटर के बीच में। तो डिवीजन ऑफ पावर कैसे रखा गया संविधान में हमारे, तो ये आपने शायद पढ़ा होगा। तो हमारे संविधान में बेसिकली सेवेंथ शेड्यूल में बेसिकली लिस्ट दिया गया, 3 लिस्ट। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सब वो जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट उन पे ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, यूनियन लेजिस्लेचर को है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आप जैसे देख रहे हैं एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, इसके ऊपर नॉर्मली जो है स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है। नॉर्मली का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इमरजेंसी के समय में सेंटर को पावर है कानून बनाने का। उसके अलावा इंटरनेशनल को ऑब्लिगेशन से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें उस केस में भी कानून बना सकती है केंद्र सरकार। और भी है, राज्यसभा अगर कोई पास करता है रेजोल्यूशन, उस केस में भी जो है केंद्र सरकार, पार्लियामेंट जो है इन सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। तो इसलिए मैंने कहा नॉर्मली होता है यहाँ पे, लेकिन हमेशा ये होगा। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसको माना जाएगा, उसको सुप्रीम माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हो सकता है कि कुछ पावर यहाँ पे लिस्ट नहीं किए गए हों कि उस समय जब बनाया गया संविधान या जो भी कुछ, उस समय कुछ सब्जेक्ट उस समय रेलिवेंट नहीं थे, जैसे कि साइबर लॉज हो गया। उस समय साइबर लॉ के बारे में कुछ सोचा नहीं होगा, तो ये रेसिड्यूरी पावर पे आ जाता है जिसका कहीं लिस्टिंग नहीं है। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो ये आप समझिए, लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर ऐसे किया गया है। तो जैसे मैंने कहा था पहले, हमारे यहाँ क्वासी फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म का यहाँ पे कहने का अर्थ है कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ फेडरलिज्म तो है, लेकिन सेंटर को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं जिसको उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। दोनों एक तरह से आप कहें एकदम बिल्कुल बराबर नहीं है सेंटर और स्टेट। जैसा कि अमेरिकन में क्या है, अमेरिका फेडरलिज्म में क्या है, दोनों एकदम इंडिपेंडेंट एक तरह से बराबर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेंटर को कुछ ज़्यादा पावर दिया गया है। ये बेसिकली हमने कनाडा से अपनाया है ये फीचर जो है। तो ऐसा क्यों किया गया, ताकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी जो हम उसको अकोमोडेट कर सके। पहली बात तो ये डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने हमने स्टेट्स बनाया अलग अलग, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इसलिए बनाया ताकि जो डिसइंटीग्रेशन ना हो। ऐसा नहीं हो कोई रीजन जो है, कोई रीजन
को एरिया को लगता है कि नहीं हमारा ना अलग कल्चर है, हमारा अलग रीजन है, हमारा अलग लैंग्वेज है, तो हम अलग हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर को भी हमने बनाया, स्ट्रॉन्ग सेंटर को, सेंटर को और स्ट्रॉन्ग किया ताकि उस चीज़ को वो, जैसे आप देखते हैं बहुत बार सक्सेशन का आवाज़ उठती है, उसको दबाने के लिए वहाँ पे से बहुत बार गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में जैसे कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है लगाया। तो ये सब चीज़ें इसलिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि ये चीज़ें ना हो पाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे देश जो टूट के निकल गए रीजन्स, उसकी तो यूनिटी का कंसर्न एक था पहले तो ये। उसके अलावा क्या कारण था कि हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया, तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है जो कंट्री को होगा उसकी लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना जरूरी है, जो कि स्टेट के साथ कोऑपरेट करके उन प्रॉब्लम को सुलझा सके। तो अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात, स्टेट्स जो हैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी, उनके बातों को सुनेगी नहीं, इसलिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का हमने निर्माण किया। उसके अलावा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी थी, तो इसीलिए प्लानिंग, जैसे हमने प्लानिंग कमीशन था पहले, इसीलिए जो इस सेंटर को हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का बनाया गया। तो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस है संविधान में जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिस आपका वो है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ उसका बाउंड्री को चेंज करना, उसका नाम चेंज करना, ये सारा पावर जो है बेसिकली सेंटर के पास है। मतलब स्टेट्स रहेगा कि नहीं रहेगा उसका एग्जिस्टेंस ही सेंटर पर डिपेंडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग है सेंटर। तो अगर किसी स्टेट की बाउंड्री भी चेंज कर सकता है सेंटर, उसका नाम भी चेंज कर सकता है। ये सारा कुछ आर्टिकल 3 में दिया गया है। आर्टिकल 3 में बेसिकली जो इस प्रोसीजर क्या है, तो प्रेसिडेंट जो बेसिकली जिस स्टेट्स का, मान लीजिए किसी स्टेट का बाउंड्री को आप चेंज कर रहे हैं या दो स्टेट का बाउंड्री को आप काट काट के थोड़ा सा एक नया स्टेट बना रहे हैं, तो पहले वो प्रेसिडेंट को उस बिल को रेफर करना होगा, प्रपोजल को उस स्टेट की असेंबली को, कि भाई आप उनको टाइम दिया जाएगा कि भाई 1 महीने 2 महीने में आप इस बिल पे विचार करके बिल को पारित करें अपने असेंबली से। प्रेसिडेंट रिफर्स देगा, उसके बाद जो असेंबली में उस बिल को पास किया जाएगा। हो सकता है उस टाइम लिमिट में अगर पास नहीं करे तो ऑटोमेटिकली वहाँ असेंबली का पावर चला जाएगा, स्टेट पार्लियामेंट उसके ऊपर आगे एक्शन ले सकती है, या तो उस टाइम लिमिट के अंदर वो पास कर दे। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडवाइस को माने या ना माने। तो मान लीजिए स्टेट असेंबली ने अपोज किया उस चीज़ का, तो जरूरी नहीं है पार्लियामेंट उसको, ऐसा नहीं पार्लियामेंट उसके आगे बढ़ नहीं सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो उस विचार को माने या ना माने, वो पार्लियामेंट के ऊपर में है। तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, और इस बिल को फिर पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से अपने यहाँ पास कर देगा, तो वो नया स्टेट बन जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल, आप समझ सकते हैं सेंटर का पास पावर है। जैसे कि हम तेलंगाना बनाया, छत्तीसगढ़ बना, आपका उत्तराखंड बना हाल के दिनों में, पहले तो स्टेट्स और बने थे, झारखंड बना। तो ये सारा कुछ जो है पार्लियामेंट ने अपने पावर को यूज करके इस आर्टिकल को यूज करके किया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल प्रोविजन है स्ट्रॉन्ग सेंटर का, इमरजेंसी आपने सुना होगा बहुत बार। जब पार्लियामेंट जो है उस समय क्या होता है, स्टेट का असेंबली बहुत बार डिजॉल्व भी हो जाता है, स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है, और सारा पावर जो है सेंटर के पास आ जाता है, पार्लियामेंट के पास आ जाता है। उस समय पार्लियामेंट चाहे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है सेंटर के पास। अगर कोई मान लीजिए वार होता है, कुछ आर्म रिबेलियन हो गया, इसके लिए लिखा गया है आर्टिकल जो आपका है 356, कि भाई कोई आर्म रिबेलियन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, कुछ डिस्टर्बेंसेज हो गया आपका, या वार हो गया, तो उस केस में जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को। प्रेसिडेंट स्टेट रूल जो होता है स्टेट इमरजेंसी, वो डिक्लेयर करने का है कि जब लगता है गवर्नर को या वहाँ के गवर्नर को लगता है कि उस राज्य में सरकार जो चल रही है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, नहीं चला पा रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो उस केस में गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या नाम है, प्रेसिडेंट रूल जो है यहाँ पे आप लगाएं, सरकार को आप बर्खास्त करें। तो वो उस समय जो पार्लियामेंट सेंटर के पास पूरा पावर आ जाता है। इसके अलावा जो है, ऐसा हमने देखा शुरू में कि स्टेट के पास रिवेन्यू का बहुत कम सोर्स होता है, पैसे की बहुत कमी होती है, बहुत बार स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो रिवेन्यू जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है सेंटर के पास, वो एक बहुत बड़ा पावर है सेंटर के पास किसी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो स्टेट को बोल सकता है भाई आप अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे, मेरी पॉलिसी फॉलो नहीं करोगे, मेरी स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे सही तरीके से, तो मैं आपको फंड रोक दूंगा। तो फंड रुक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे फिर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, स्टेट ठीक से चला नहीं पाएंगे आप। तो पहला तो फाइनेंशियल आपका पावर हो गया। फिर प्लानिंग जो है बेसिकली, पहले था प्लानिंग कमीशन, अब तो नहीं है प्लानिंग कमीशन। तो उस प्लानिंग के थ्रू भी सेंटर देखती थी कि किस स्टेट में क्या जरूरी है, कहाँ पे कितना फंड देने की जरूरत है अगले 5 साल में, 10 सालों में। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें सेंटर बेसिकली काम करता था, सेंटर का ये प्लानिंग कमीशन था। तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने का जो पावर है, फाइनेंशियल पावर,
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेंटर को जो पावर दिया गया कि पैसा ज़्यादातर सेंटर के पास है, वो एलोकेट करती है। इसमें बहुत बार स्टेट्स को झुकना पड़ता है, स्टेट्स को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती है। तो यूजेज इस डिस्क्रिप्शन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन टू स्टेट्स, तो ये बहुत बार देखा जाता है। इसके अलावा गवर्नर जो है, वहाँ पे किसी भी स्टेट्स में गवर्नर आप देखते होंगे, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है सेंटर करती है। इसके लिए कुछ है ना कमिटी विटी नहीं है, सेंटर जिसको चाहे उसको गवर्नर बना सकती है। गवर्नर के पास काफ़ी पावर होता है। एक तो हो गया आपने देखा डिसमिसल का, इमरजेंसी लगाने का। दूसरा जो पावर है, पावर टू रिजर्व अ बिल। तो इस किसी स्टेट असेंबली ने मान लीजिए कोई बिल को पास किया, कानून बनाया, तो गवर्नर उसको साइन करने के बजाय ये कर सकते हैं कि भाई मैं इस बिल को रिजर्व रखूंगा, प्रेसिडेंट को मुझे ये रेफर करना है, मुझे लगता है इसमें प्रेसिडेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो ये इससे क्या हुआ कि बेसिकली एक मोटिव एक तरह से जो बैक में है, बिल को डिले किया जाए। अगर कोई बिल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को कि नहीं ये बिल हमारे फेवर में नहीं है या फिर कुछ अलग है, तो उसको बिल को डिले कर सकती है कि इतना देर रिजर्व रखा जाएगा। और उसके अलावा चाहे तो बिल को वीटो भी, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस बिल को रिजेक्ट भी कर दे। तो वो रिजेक्ट अगर कर देगा प्रेसिडेंट, तो उस समय क्या होगा, वो बिल कानून नहीं बन पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पावर है कानून जो है उसको रद्द करने का, बाकी बनने नहीं देने का। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है केंद्र सरकार, अगर राज्यसभा उसको पास कर दे, उस बिल को, उस रिजोल्यूशन को, उस मोशन को पास कर दे, सहमति दे दे राज्यसभा अगर, तो सेंटर के पास पावर है कि स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार जब बहुत बार इंस्ट्रक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि इस बिल को, इस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करें, ऐसे इम्प्लीमेंट करें, ये कानून लेके आए, ये रिलेशन रखें आप, तो उसको फॉलो करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बोला, उन्होंने एक कान से सुना निकाल दिया, ये अनिवार्य है। अगर ये फॉलो नहीं करता है स्टेट गवर्नमेंट, इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है। इसीलिए ये इनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य है। 257(1) के अंदर में डायरेक्शन टू द स्टेट्स, ये डायरेक्शन है, कुछ ऐसा नहीं आप निगोशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऐसे IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC के थ्रू रिक्रूट करता है। ये स्टेट्स में काम करते हैं, लेकिन स्टेट के पास पावर नहीं है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का या रिमूव करने का। तो इन ऑफिसर्स को रिमूव करने का, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पावर जो है सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो काम तो ये स्टेट के अंदर कर रहा है, लेकिन इनका पावर जो है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, अल्टीमेट कंट्रोल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर रखती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको चेंज कर सकती है। इसके अलावा इस पार्लियामेंट के पास पावर है कि अंडर आर्टिकल 33, 34 के अंदर में अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए या फिर ना पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शियल लॉ लगा सकती है कहीं पर, किसी स्टेट्स में या किसी रीजन में, ताकि वहाँ उनको लगता है अगर कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आपने देखा जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था काफ़ी दिनों तक, नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी जगह पे लगा हुआ है। इसके कारण बहुत बार टेंशन होता है स्टेट्स के बीच में, कि स्टेट्स के लोग जो हैं और आर्म फोर्सेज के बीच में बहुत बार टेंशन देखा जाता है, क्योंकि इसमें आर्म फोर्सेज को काफ़ी स्पेशल पावर दिया गया है, काफ़ी इम्यूनिटी दिया गया है, जिसको बहुत बार मिसयूज भी होता देखा गया है। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया, ये प्रोविजंस है संविधान में, जिससे कि हम पता चलता है हमारे यहाँ सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम आते हैं कन्फ्लिक्ट, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में क्या क्या कन्फ्लिक्ट हैं, क्या क्या इशूज हैं। तो बहुत बार से मैंने देखा वही जो इशूज है, पहला तो फाइनेंशियल इशू है आपका, पहली बात तो बहुत बार जो होता है स्टेट डिमांड करते हैं हमें और पावर दीजिए आप, हम कानून नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सारे लिस्ट में, यूनियन लिस्ट आप देखेंगे, बहुत बार यूनियन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जो है काफ़ी मिले जुले होते हैं। जैसे अभी फार्मर इशू था, इसमें भी स्टेट्स कह रहा है कि नहीं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हम इस पे कानून बनाने का अधिकार हमारा है एग्रीकल्चर पे। सेंटर बोलती नहीं, कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, इस पे कानून बनाने का अधिकार हमारा है। तो बहुत बार जो स्टेट्स डिमांड करता है कि हमें और पावर दीजिए आप, हम और स्कीम ला सके, ऑटोनॉमी दिया जाए हमें काम करने का। तो ये सब बहुत बार कन्फ्लिक्ट होता है इसके कारण से। तो ऑटोनॉमी का डिमांड बेसिकली पॉलिटिकल, ये ज़्यादा से डिमांड जो पॉलिटिकल होते हैं। अगर आप जब देखेंगे कि सेंटर में एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तब ये टेंशन इशूज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होती है तो ये इशूज बहुत ही कम और बहुत बार नहीं होते हैं। तो ये क्योंकि उस समय क्या था, नेगोशिएशन के थ्रू आप जो है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन हम देखते हैं इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ एक फ्रेमवर्क देता है कि भाई ये तो स्केलेटन है, ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपको काम करना है। उसमें एक रूल जो है वो डिटेल रूल नहीं बताया गया है। तो इसको काम करना है, कैसे इसको सही तरीके से यूज करना है, ये पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंड करता है, वहाँ की पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने शुरू में देखा
कि फेडरलिज्म तो आपने बना दिया, लेकिन उसको कैसे आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सही से चले कि नहीं चले अनुरूप, वो डिपेंड करता है वहाँ की सरकार पे, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो हमारे यहाँ भी जो क्या था बेसिकली, जब 1960 तक जो है, क्योंकि सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की, उस समय तक जो है बेसिकली कोई इश्यूज नहीं था सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार की, दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों का काम करने का तरीका एक है, तो कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सारे इशूज अगर होते हुए थे तो वो पार्टी के फोरम पे ही वो सुलझा लिए जाते थे, वो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म पे नहीं आते थे, तो नॉर्मल रिलेशन था उस समय। बाद में क्या 1960 के बाद में क्या हुआ, बहुत जगह तो इस कांग्रेस का स्टेट में सरकार जो है गिर गई, दूसरे पार्टी की सरकार आई, रीजनल पार्टी की सरकार आई। तो उस समय से जब इशू होना और शुरू हुआ, उन्होंने ग्रेटर ज़्यादा पावर की डिमांड किया कि भाई हमें और पावर चाहिए, और ऑटोनॉमी दीजिए हमें, हम इस काम को, ये पावर हमें दिया जाए, इस पे कानून बनाने का पावर हमें दिया जाए, आईएएस ऑफिसर जो है इसको कंट्रोल करने का पावर दिया जाए हमें। तो ये सारा कुछ जो है बहुत बड़ा, फाइनेंस कमीशन है तो हमें फाइनेंशियल पावर और दिया जाए, हमारा फाइनेंस कम है, हमें इस पे भी टैक्स लगाने का अनुमति दी जाए ताकि हम अपना रिसोर्सेज बढ़ा सके। तो ये सारा कुछ जो है बाद में आया, जब 1960 के बाद, जब पार्टी जो है अलग अलग हो गई, कांग्रेस सरकार सेंटर में और स्टेट में किसी दूसरे रीजनल पार्टी की सरकार होने के कारण। 1990 के बाद ये और ज्यादा देखने को मिला, ये इसलिए क्योंकि कोलिशन एरा आ गया, जहाँ पे सेंटर में भी एक दो तीन पार्टी की मिक्सचर की सरकार थी, और स्टेट्स में बहुत बार रीजनल पार्टी की सरकार होती थी वहाँ की, या फिर किसी कोलिशन के साथ वो सरकार बनती थी। तो इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे बाद में बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ, ज़्यादा डिमांड होने लगा ऑटोनॉमी की, बहुत सारे स्टेट्स डिमांड करने लगे, हड़ताल होने लगा। तो ये चीज़, जैसे हमने कहा शुरू में, कि फेडरलिज्म होने से सिर्फ मतलब नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे उसको बनाती है, डील करती है, उससे वो फेडरलिज्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी शुरू हो गया बहुत जगह। ऑटोनॉमी रिफर्स टू डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट स्टेट, तो डिफरेंट स्टेट्स के लिए वो अलग था ऑटोनॉमी। कुछ स्टेट्स ने ज़्यादा पावर का डिमांड किया, मोर पावर, इंपॉर्टेंट पावर उनको मिले, जो जैसे कि कानून बनाना किसी सब्जेक्ट के ऊपर में उनको चाहिए कि नहीं, इस पे हम कानून बनाएंगे, आप ट्रांसफर कीजिए, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में दीजिए, या कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में दीजिए। तो ये सब पावर। उसके अलावा कुछ स्टेट ने डिमांड किया कि भाई हमारा रिवेन्यू है ही नहीं कुछ भी, हमारे पास रिवेन्यू जनरेशन का सोर्स नहीं है, तो आप हमको ज़्यादा कंट्रोल दीजिए कि जो बड़े बड़े रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, उस पर हम कानून बना सके, उसको हम टैक्स कर सके, टैक्सिंग पावर ज़्यादा दीजिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया जाए। तो अलग अलग कुछ ने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की मांग की कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे सेंटर जो है ऑल इंडिया सर्विसेज पे कंट्रोल करता है, तो वो पावर स्टेट को दिया जाए कि भाई आईएएस आईपीएस जो है उनके ऊपर कंट्रोल, जो अल्टीमेट कंट्रोल हमारे हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ऑटोनॉमी डिमांड्स ऑल्सो रिलेटेड टू कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इशू पे भी हुआ। जैसे कि एक बड़ा जो इशू था आपका हिंदी का इम्पोजिशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आप हिंदी को प्रमोट करेंगे, हिंदी भाषा को पूरे देश में प्रमोट किया जाएगा। तो इसको लेकर के साउथर्न स्टेट में, स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडियन स्टेट्स में, एक ना अपोजिशन शुरू हुआ कि हिंदी को इम्पोजिशन लेकर के, अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो बाद में सरकार ने 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आई, इसको चीज़ को छोड़ दिया। तो ये एक है ना कल्चर को, उनको लगा कि साउथ इंडियन स्टेट को कि भाई हमारे कल्चर पे, हमारे लैंग्वेज पे ये हार्म कर रहा है। तो ये भी कन्फ्लिक्ट इशू आया, आपका डिमांड आया ऑटोनॉमी का, इसको लेकर भी कि हमें हमारा अलग किया जाए, हमें हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो अलग अलग ऑटोनॉमी का डिमांड जो बेसिकली अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डिमांड था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फाइनेंशियल हो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बेसिकली सभी ने डिमांड किया। अब हम आते हैं रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट रूल। ये भी एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्शियल इशू रहा है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में। गवर्नर जो बेसिकली क्या होते थे कि ये बेसिकली बहुत बार जो होते थे पॉलिटिकल पार्टी, जो एक पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके जो रिटायर्ड या सीनियर पॉलिटिशियंस है उनको आप बना बना दिया जाता था गवर्नर, या रिटायर्ड सिविल ऑफिसर्स हो गए, मिलिट्री ऑफिसर, जो कि उस पार्टी से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी से जो उनका अच्छा ताल्लुकात था, उनको गवर्नर बना के भेज दिया जाता था। तो इसमें क्या था, जब दो पार्टीज की अलग अलग पार्टी की सरकार होती थी सेंट्रल स्टेट में, तो बहुत बार कन्फ्लिक्ट होता था। गवर्नर बहुत बार क्या होता था कि गवर्नर का रोल जो है बहुत बार क्वेश्चन में आया, कि बहुत बार गवर्नर ने वहाँ की सरकार गिराने का काम किया, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दिया कि आप यहाँ इमरजेंसी लगा दीजिए, जबकि वहाँ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया था। तो ये चीज़ें बहुत बार देखने को मिली। गवर्नर का रोल बहुत बार जो है कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी एक एडवर्स रिमार्क्स दिया बहुत बार। तो ये गवर्नर का रोल बहुत सेंटर स्टेट के बीच में आज भी जो है देखा जाता है कि रोल सही नहीं है। बहुत बार अभी आप देखते हैं न्यूज में, पार्लियामेंट स्टेट के असेंबली का सेशन करवाना है, गवर्नर उसका परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को बहुत बार मिलती है।
सरकारिया कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था, ये कमीशन अपॉइंट हुआ था कि सेंटर स्टेट रिलेशन के को लेकर के कि कैसे उसको सुधारा जाए, कन्फ्लिक्ट्स जो है उसको कैसे हटाया जाए। इसने भी रिकमेंड किया था कि गवर्नर जो है बेसिकली नॉन पार्टीजन होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा नहीं, कोई एक्स पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, उस स्टेट से उस गवर्नर का, उस पर्सन का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उस स्टेट से नहीं होना चाहिए वो। ये सब चीज़ें, या फिर आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करें गवर्नर को अपॉइंट करने के पहले, तो ये सब चीज़ें रिकमेंड किया सरकारिया कमीशन ने, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, तो बहुत बार क्या होता था कि जो सरकार, जो केंद्र में सरकार होती थी, वो स्टेट की सरकार को गिराने के लिए क्या करती थी कि भाई गवर्नर के थ्रू रिकमेंडेड करवाना कि भाई यहाँ पे सरकार जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो इस सरकार को डिसमिस किया जाए, और प्रेसिडेंट जो है सरकार को डिसमिस कर देते थे। बाद में खरीद फरोख्त या जो भी कुछ करके नई इलेक्शन करवा करके उस सरकार को गिरा दिया जाता था, अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो रिजल्ट्स इन टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय यूनियन गवर्नमेंट, तो एक गलत तरीका को अपनाया गया, जिसके कारण गवर्नर का रोल बहुत बार जो है सस्पिशन से देखा जाता है आज भी। पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली, तो बहुत बार गवर्नर रिकमेंड करते थे कि असेंबली को डिजोल्व कर दिया जाए, यहाँ की सरकार जो मेजोरिटी में नहीं है। करना क्या चाहिए गवर्नर को कि भाई आप मेजोरिटी है या नहीं है, ये असेंबली के फ्लोर पे आपको जांच करवाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार यहाँ पे गवर्नर अपने आप रिकमेंड कर देते थे, प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ों जो प्रेसिडेंट रूल है उसको हटाया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया। तो ये सब है गवर्नर का रोल, जिसके कारण कंफ्लिक्टिंग रोल ऑफ गवर्नर। Center has often used this provision to dismiss the state government or has used office of governor to prevent the majority party or coalition from assuming office। तो ये जैसे मैंने कहा कि अगर केंद्र सरकार में अलग पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो केंद्र सरकार जब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वहाँ पे सरकार नहीं बनने देने के लिए, या वहाँ पे अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो उसको गिराने का काम इसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू बहुत बार किया जाता था। जैसे कि इलेक्टेड, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट को गिराया गया, रिमूव किया गया 1980s में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये रोल ऑफ गवर्नर जो बहुत सारा कंफ्लिक्ट में रहा। इसके अलावा डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स, तो दूसरा जो टेंशन का एक कारण है नए नए स्टेट्स का डिमांड। एक रीजन जो है लिंग्विस्टिक डिमांड हुआ कि वहाँ हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमें अलग स्टेट बनाया जाए। तो इसमें के लिए पहले भी हुआ था कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे स्टेट्स बनाया जाएगा, तो बाद में जो इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, स्टेटिगाइजेशन कमेटी, उसने रिकमेंड किया, फजल अली कमेटी कहा जाता है इसको, इसके चेयरमैन थे। इन्होंने रिकमेंड किया कि ठीक है आप लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बना सकते हैं, बनाना ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर लैंग्वेज के लिए अलग स्टेट हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर लैंग्वेज के लिए अलग स्टेट बनाया जाए। तो 1956 के बाद वहाँ बहुत सारे स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन भी हुआ, जो अभी हमने मैप देखा शुरू में, तो लैंग्वेज के बेसिस पर हमने स्टेट बनाना शुरू किया। जैसे कि गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, आपका एक स्टेट था पहले बॉम्बे, उससे बनाया गया, पंजाब हरियाणा अलग स्टेट बना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम देखते हैं कि अलग अलग काफ़ी स्टेट्स बन गए, 7 सिस्टर्स। तो ये सारा जो बेसिकली इसी बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के डिमांड को शुरू में देखा गया। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना 2000 में। उसके बाद लेटेस्ट जो आपका तेलंगाना बना, अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया है। तो ये जब बेसिकली ऑटोनॉमी का है, आज भी जो है ये तो जो हो गया, आज भी जो बहुत जगह स्ट्रगल हो रहा है कि बहुत सारे रीजन्स जो हैं, ऐसे कि आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वहाँ के, उनको लगता है कि हमारा अलग लैंग्वेज है तो हमें अलग स्टेट बनाया देना चाहिए। डिमांड आज भी उठते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया विदर्भ, महाराष्ट्र विदर्भ जो है एक अलग कल्चर है, एक अलग रीजन है, तो उनका डिमांड है कि हमें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसके कारण क्या है, उनको लगता है कि हमारा स्टेट अलग बनेगा तो हमारी डेवलपमेंट हो पाएगा। अभी हम बड़े स्टेट में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आप यूपी में ही देखें तो बुंदेलखंड का अलग डिमांड है, आपका पूर्वांचल का अलग डिमांड है, बिहार में मिथिलांचल का डिमांड है, आपका सौराष्ट्र का नीचे में सूरत में डिमांड है आपका अलग स्टेट का। तो ये डिमांड जो है, वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड का डिमांड है। तो ये सारा डिमांड जो है बेसिकली आज भी उठता है, जिसको सेंटर के पास उपाय नहीं है उसको कैसे वो डील कर सके। कन्फ्लिक्ट का कारण एक कारण है। इसके अलावा ये तो सेंटर स्टेट का कन्फ्लिक्ट हो गया, इसके अलावा इंटर स्टेट भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखने को आपको मिलते हैं। तो दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट जस्ट रियलिटी, नॉट जस्ट लीगल। तो ये डिस्प्यूट जो अभी हम देखेंगे तो ये लीगल डिस्प्यूट्स इस तरह नहीं है, लीगल तरीके से आप इसको सुलझा नहीं सकते हैं, इनका पॉलिटिकल तरीके से निगोशिएशन के थ्रू ही इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे डिस्प्यूट्स भाई,
तो इसमें दो तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया कि भाई जैसे हमने देखा अभी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो बहुत बार क्या हुआ कि कुछ एरिया जो थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ, हमने जैसे कहा मैंने कि उसके भाषा के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया। लेकिन बहुत बार क्या हुआ जो बॉर्डर रीजन थे, बॉर्डर एरिया थे, वहाँ पे दोनों इस स्टेट की भाषा भी जो है और यहाँ के भाषा के बोलने वाले लोग भी, दोनों तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो इसको डिवाइड करने के, अगर इस स्टेट में चला गया तो यहाँ इस स्टेट का डिमांड रहा कि भाई इसको हमें दिया जाए क्योंकि यहाँ पे हमारे भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कि अभी भी जो कन्फ्लिक्ट आप देख रहे होंगे न्यूज में काफ़ी चल रहा है, वो है आपका बेलगांव को लेकर के। ये बेलगांव रीजन है जो कि कर्नाटका के अंदर आता है। तो महाराष्ट्र डिमांड कर रहा है कि नहीं, ये हमारे यहाँ मराठी बोलने वाले लोग, ये हमारा कल्चर यहाँ पे है, मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा है, तो ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो इसी तरह से मणिपुर नागालैंड के बीच में भी है। चंडीगढ़ जो एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी है, इसको डिमांड लेकर बहुत दिनों से चल रहा था शुरू से ही कि ये दूसरे स्टेट में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए। पंजाब का डिमांड था कि हमारा पार्ट है, ये हमारे यहाँ होना चाहिए। तो ये एक तो है बॉर्डर डिस्प्यूट इंटर स्टेट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूट है वो है रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये आपको हमेशा न्यूज में देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसको आप लीगल तरीके से सुलझा नहीं सकते हैं। तो इसमें क्यों? क्योंकि इसका जो है बेसिकली वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेशन भी एग्रीकल्चर से। तो हमारा क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो बहुत सारे लोग जो है कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं और कृषि के लिए आपको चाहिए पानी, नदी का पानी, वैली का पानी। तो वो पानी अगर नहीं मिलता है तो वहाँ के जो किसान है वो आंदोलन करते हैं। वहाँ गवर्नमेंट जो बेसिकली चाहती है कि जो भी नदी मूव कर रही है, जो नदी जो जा रही है उनके स्टेट से, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनको मिले, उनके पानी का। इसके कारण डिस्प्यूट होता है। एक आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में रहा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ये बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। इसमें और भी स्टेट्स हैं, पुदुचेरी और केरला भी शामिल है, लेकिन ज़्यादातर डिस्प्यूट जो है इन दोनों स्टेट्स के बीच में देखा गया है, इन दोनों का स्टेट्स का डिमांड। इसके अलावा और भी जो डिस्प्यूट्स है, नर्मदा रिवर का लेकर डिस्प्यूट्स है जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का है। और भी मैंने कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं। ये रावी और ब्यास का लेकर है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से गुजरती है। कृष्णा रिवर का है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। तो महादाई रिवर का है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, चाहे वो दोनों तरफ में अगर सेम सरकार भी होगी, सेम पॉलिटिकल पार्टी की सरकार भी, तब भी आप देखेंगे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग का बेसिकली डिमांड है कि उस पानी को ज़्यादा पानी उनको मिले। तो इस केस में वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व हो पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट, इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, सॉरी ऑलरेडी कमीशन ने जजमेंट दे दिया, तब भी उसके बाद भी वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका एक ही उपाय है कि बेसिकली कॉपरेशन के थ्रू आप स्टेट जो है निगोशिएट करके ठीक तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो कर पाएंगे। लीगल तरीके से आप इन डिस्प्यूट्स को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटर स्टेट देखा। इसके अलावा संविधान में हमारे स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को लेकर के, कुछ रीजन्स को लेकर के। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनका सिचुएशन, उनका जो ज्योग्राफी है कुछ अलग है, या फिर वहाँ पे लोग जो है अलग तरीके से, पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। हिस्टोरिकल भी हो सकता है, वहाँ पे जो लोग आए हैं पुराने हिस्ट्री के लोग हैं, उनका कल्चर अलग है पूरी तरह से, वहाँ पे डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है, ट्राइबल एरिया है, तो उस केस में संविधान ने ये स्पेशल प्रोविजन उन स्टेट्स के लिए, उन रीजन के लिए भी रखा है। जरूरी नहीं है कि वो स्टेट्स ही हो, एक स्टेट में एक रीजन के लिए भी ये स्पेशल प्रोविजंस को रखा गया है। जैसे अब ज़्यादातर प्रोविजन जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हैं, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनकी अलग डिमांड है, जिनका ग्रोथ अलग है। उसको आप जो बाकी पॉपुलेशन के साथ मिला करके ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग ग्रोथ पैटर्न की ज़रूरत है, अलग डेवलपमेंट पैटर्न की, अलग स्कीम की ज़रूरत है, क्योंकि उनका हिस्ट्री अलग है, कल्चर अलग है। उसी तरह से हिली एरियाज में जैसे कि हिमाचल प्रदेश को अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको अलग प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा गुजरात में सौराष्ट्र रीजन, जो आपका महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र में सौराष्ट्र, विदर्भा रीजन जो है आपका, ये सब के लिए अलग से प्रोविजंस रखे गए हैं। सिक्किम के लिए अलग है, तेलंगाना के लिए अलग है। तो ये सब प्रोविजंस स्पेशली संविधान में रखे गए हैं ताकि इनका जो, इसलिए क्योंकि इनकी ज्योग्राफी अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है, इनका कल्चर अलग है, और इनको अलग डेवलपमेंट तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए अलग स्पेशल प्रोविजंस रखा गया है। जैसे कि हम बात करें जम्मू कश्मीर की ही बात कर सकते हैं। अभी तो प्रोविजंस हट गया, पहले 370 में था। हाँ, ये मैं बता दूं आपको, ये 371 में ये सारे बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। तो 370 में था, इसको अब पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है
ये प्रेजेंट स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर यूनाइजेशन एक्ट 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 से ये जो है डिवाइड हो चुका है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और स्पेशल जो पावर था उनके पास, स्पेशल प्रोविजन जो था संविधान में, वो हटा दिया गया। तो ये था फ्रेंड फेडरलिज्म का चैप्टर पूरा। होप आपको पसंद आया हो, और आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल हो, प्रीवियस क्वेश्चन आपको डील करना हो, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जैसा हमने कहा कि बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर जो मोटा मोटी आपको समझना है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बनाने से सिर्फ नहीं है, संविधान में तो एक स्केलेटन दे दिया गया है, लेकिन उसको कैसे चलाना है, वो सही तरीके से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ये वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। लीगल इंस्टीट्यूशनल फार्मूला, कोई भी इंस्टीट्यूशनल फार्मूला हो या कोई भी जुडिशरी हो, कितनी इंपॉर्टेंट जुडिशरी हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी हो, वो इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती है। ये आप बेसिकली वहाँ के लोगों से और वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस से ही ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है आप सही तरीके से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फेडरलिज्म का चैप्टर। होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा जरूर आप लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।